नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह जुडिशियरी से संबंधित है, यानी कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी विषय के अंतर्गत न्यायपालिका से संबंधित पिछले 1-1.5 साल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक आ सकता है, आज उस सब पर हम चर्चा कर लेंगे। कुछ टॉपिक है जो लगातार चर्चा में रहा है, जुडिशियरी से जो संबंधित है, और अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे यूपीएससी का पिछले कम से कम 7-8 सालों का, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक जो थोड़ा सा चर्चा में रहा है, विवाद में रहा है, जो करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक का पोर्शन जहां पर बन सकता है, यूपीएससी ने अधिक ध्यान वहीं पर दिया है। उसी के अंतर्गत हम चर्चा को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिसमें से पहली चीज हम शुरू करेंगे ट्रिब्यूनल्स को लेकर के, अधिकरण को लेकर के। देखिए, जब अधिकरण की बात यहाँ पर की जाएगी तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर कहा गया कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अधिकरणों में सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा सेवा शर्त से संबंधित अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के जो प्रावधान रहे हैं, उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। अब यहां पर इस वजह से ये इतना बड़ा अपडेट हुआ है कि ये चर्चा में रह सकता है, ठीक है। प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अब 2-3 चीजें फिर से समझिए। सबसे पहले यहां पर कहा गया कि विभिन्न अधिकरण, यानी कि हमारे पास एक तो समझ में आ गया कि हमारे देश में बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। अब उस ट्रिब्यूनल्स में जो लोग रहते हैं, चूंकि एक अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर यह काम करता है। एक तो होता क्या है, ट्रिब्यूनल के साथ डिबेट यह है कि जब आप अधिकरण लाते हैं तो उसमें यह बात तय हो जाता है कि न्यायालय की शक्ति क्षीण होती है। विभिन्न सारे मुद्दों पर आपने मसले को ट्रिब्यूनल में डाल दिया, सरकार ऐसा करती है, तो न्यायालय का पावर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके अलावा उसमें सदस्यों को जो नियुक्ति होगा, कार्यकाल होगा, सेवा शर्त होगा, इन सब पर कहीं न कहीं सरकार का हस्तक्षेप चलता है। तो इन सब चीजों को लेकर के जो अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 आया, उसके बहुत सारे प्रावधान जो जुड़े हुए थे, चाहे वो नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा शर्त को लेकर के, इन सब को असंवैधानिक घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और इसीलिए कहा गया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में आ सकता है। अब चलिए जरा बात करते हैं भारत में अधिकरण ट्रिब्यूनल की जो प्रणाली है। सबसे पहले शुरुआत में उसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उत्पत्ति कहां से हुआ, क्या इसका आधार है। देखिए, 1969 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि फर्स्ट एआरसी आता है। उस फर्स्ट एआरसी ने कुछ सिफारिश किया। सिफारिश में यह कहा गया कि हमें ट्रिब्यूनल बनाने चाहिए। अदालतों पर भीड़ बढ़ रहा है, या दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि कुछ जरूरी विषय के लिए, कुछ तकनीकी विषय के लिए जहां पर एक्सपर्ट जज की आवश्यकता है, उसके लिए ट्रिब्यूनल हमें बना लेना चाहिए ताकि सही से फैसला निर्णय आ सके। तो फर्स्ट एआरसी ने अधिकरण की स्थापना की अनुशंसा की थी। कब? 1969 में, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहां पर जब आगे बढ़ेंगे, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इमरजेंसी का समय है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, लघु संविधान। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में इतने सारे संशोधन कर दिए कि ऐसा लगने लगा कि एक नया संविधान ही तैयार हो गया है। उसी के दौरान एक मसला यह भी है कि इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B जो है जुड़े गए। वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से अधिकरणों का पुनर्गठन किया गया। कहां किया गया? ध्यान रखना है, वित्त अधिनियम 2017। और क्या किया गया? पुनर्गठन की बात की गई, जिसके तहत उनकी संख्या घटा करके 19 कर दी गई। ऐसा देखने को मिला, जैसा मैंने कहा कि डिबेट में आया कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनते जा रहे हैं, उस वजह से न्यायपालिका के अधिकार सीमित हो जाते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए यह किया गया 2017 में। अब इसके संवैधानिक कुछ आधार है। अब संवैधानिक आधार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद जो है ना, पॉलिटी का पैर होता है, उसके सहारे ही ये विषय चलता है। तो यहां पर ये जो आर्टिकल है वो चर्चा में रह सकता है। अनुच्छेद 323A। 323A में क्या कहा गया? प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित मसले जो हैं ये जाएंगे, अभी मैं आऊंगा, इस पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 323 भी क्या कहा? कराधान, औद्योगिक एवं अन्य विषयों पर अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। वित्त अधिनियम 2010 के तहत 323B के अंतर्गत अधिकरणों की संख्या घटाने का प्रयास जो है वो किया गया है ना, 2010 के तहत। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं।
कैट का अधिकार क्षेत्र। कैट क्या होता है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। यानी कि जब आप आईएएस ऑफिसर वगैरह बन जाएंगे तो उससे कुछ विवाद वगैरह होगा तो कैट में जाते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो क्षेत्र अधिकार रहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा संबंधी विवादों का निपटारा करने को लेकर के बात की गई। अब यहां पर ध्यान रखिए कि अगला आता है सैट, यानी कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण। ये कहा गया है ये किसके लिए होगा? जैसे कैट है तो सेंटर के लिए, तो सैट है राज्य के लिए। तो यह किया जा सकता है कि इसकी भी स्थापना की जाए ताकि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके संबंध में कुछ विवाद की बातें आता है तो वो सैट के समक्ष चले जाए। अब देखिए यहां पर दोनों जगह पर अगर कैट होता है तब भी आप देखेंगे न्यायालय का अधिकार छीनता है, सैट होता है तब भी अधिकार छीनेगा। लेकिन एक दूसरा फायदा, सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पर यहां पर विशेषज्ञता की बातें आ जाएगी, यानी कि उस विषय से संबंधित वहां पर एक्सपर्ट होंगे जो कि सही से फैसला दे सकते हैं, जैसे कर को लेकर के, औद्योगिक विवाद को लेकर के, प्रशासनिक सेवा को लेकर के, जल विवाद को लेकर के, इन तमाम चीजों के लिए क्या हो सकता है कि एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें क्या होता है? अर्ध न्यायिक व्यवस्था, यानी कि न्यायिक और तकनीकी सदस्य दोनों मिलकर के ये ट्रिब्यूनल बनता है। अपील की बात कि अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध आप जा सकते हैं कि नहीं, यानी कि मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया, क्या आप ट्रिब्यूनल के फैसला से खुश नहीं होते हैं, उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या आप अपील कर सकते हैं? तो निश्चित तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय में आप जाकर के अपील कर सकते हैं। तो यहां पर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप फिर अगर मान लेते हैं हाई कोर्ट गए, ट्रिब्यूनल के फैसला से खुश नहीं है, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट के फैसला से भी खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये जो अपील करने की व्यवस्था है, क्या ये बनी रहेगी? बिल्कुल ये बना रहेगा, इसको ध्यान रखना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण, जहां से प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना रहेगा, वह है अधिकरण और न्यायालय। इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपको यहां पर बताना है। जो स्थापना की बात की गई है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुच्छेद 323A और 323B, और यहां पर न्यायालय केवल संविधान द्वारा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत बात की गई? स्थापना के अंतर्गत। उद्देश्य क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण यह है, विशिष्ट विषयों से संबंधित विवाद का समाधान करना, चाहे वो नदी जल विवाद हो जाए, वो कोई तकनीकी मसला हो जाए, वित्त से संबंधित हो, प्रशासनिक सेवा से संबंधित हो, अधिकरण। और ये क्या है? अपने अधिकार क्षेत्र के में सभी प्रकार के दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा करने के लिए। और यहां से ट्रिब्यूनल से अगर मामला आगे बढ़ता है तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील करने की आदत भी हुआ है। अब यहां पर प्रक्रिया क्या होगा? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा संचालित सख्त सिविल प्रक्रिया संहिता से यह बाध्य नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? सिविल एवं दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही इसमें कार्य किया जाएगा। ये यानी कि फ्लेक्सिबल इसका प्रोसेस रहेगा। संरचना क्या होगा? अब वही अर्ध न्यायिक वाला, यानी कि न्यायपालिका से एक होंगे कोई और तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, दोनों का मिश्रण होगा। लेकिन यहां पर क्या ऐसा होगा? क्या तकनीकी विशेषज्ञ होंगे? नहीं, यहां पर न्यायिक सदस्य ही होंगे केवल। कानून का प्रयोग कैसे करेंगे? उन कानूनों के अंतर्गत जिसके तहत अधिकरण स्थापित किया गया है। लेकिन ये कैसे करेंगे? लागू सभी प्रकार के जो प्रासंगिक कानून हो सकता है, न्यायालय सभी को प्रयोग करने के लिए जो है वो स्वतंत्र है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए कारगर होगा, काम आएगा। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है भारत में विधिक सहायता, लीगल एड इन इंडिया। अब यह बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि एक तरह से समझिए हमारे देश में कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो जेल के अंतर्गत बंद हैं वो इसलिए हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कानूनी सहायता नहीं मिला है ना, और अगर उन्हें कोई कानूनी सहायता मिलता, जमानत मिल जाती, तो शायद वो बाहर होते। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों को देखने के लिए इस तरह की बातें की गई। हमारे संविधान में भी इस चीज को, प्रावधान को जोड़ा गया। हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया था 1987 में। कब आया था? नोट कीजिए, 1987 में। अब चूंकि 1987 में आया, इसका क्रियान्वयन होता है तो इसके 30 वर्ष पूरे हुए हैं। तो यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ और प्रतिवर्ष इसीलिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। कब करते हैं? 9 नवंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में। तो ये भी नोट कर लीजिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, संविधान की तरफ चलेंगे जहां पर इसकी सबसे अधिक चर्चा की गई है। विधिक सेवा हेतु संवैधानिक प्रावधान को अगर चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 39A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया इसको।
तो पहली बात ये वही इमरजेंसी के टाइम का, और क्या है इसमें एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे हमने इसे देखा था। यह राज्य को निर्देश देता है, स्टेट को गाइडेंस देता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक जेल में बंद है या नहीं भी जेल में बंद है, बाहर है, नागरिक न्याय से वंचित रह जाए, वह अगर विधिक सहायता चाहता है तो उसको यह प्रोवाइड कराया जाए, यह स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन ध्यान दीजिए किसके अंतर्गत आया है, 39A क्या है, ये डीपीएससी के अंतर्गत जाएगा, यानी कि स्टेट की क्षमता पर है, आप इसको लेकर के बाध्य नहीं कर सकते हैं ये चीजें। हालांकि बाद में बहुत सारी चीजों के द्वारा ये एक तरह से देखेंगे आज के समय हर राज्य कर ही रही है। अनुच्छेद 21 पर जरा चर्चा करते हैं। अब ये 21 में जैसे ही आ जाएंगे तो ये जो है डीपीएसपी के अंतर्गत है तो बाध्य नहीं, और ये जैसे आएंगे तो फंडामेंटल राइट हो जाएगा, तो स्टेट के लिए कंपलसरी होगा। क्योंकि 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्ति के लिए है, तो इसी के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता को शामिल किया गया है। यानी कि जैसे ही आप निःशुल्क विधिक सहायता को आर्टिकल 21 के तहत शामिल कर देंगे तो बताइए यह आपका फंडामेंटल राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बातें यहां पर कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22(1) में देखेंगे गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श और बचाव का भी इसमें अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 देखेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं फंडामेंटल राइट का विधिवत शुरुआत यहां से एक तरह से होता है, 12 से हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यहां देखेंगे तो वह क्या कह है, विधि के समक्ष क्या है, समानता और समान संरक्षण, इसका अधिकार दिया गया सभी व्यक्ति को, सभी नागरिकों को। तो कुल मिलाकर के यह भी इंपॉर्टेंट होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के बारे में अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा 1995 से यह प्रभावी रहा। और सबसे पहले अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो आपसे इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो उद्देश्य क्या है, समाज के जो कमजोर वर्ग होंगे उनको निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना। उनके पास पैसा नहीं है ना, वो किसी भी तरह से सक्षम नहीं है कि वो जाकर के गाइडलाइंस ले सकते हैं, तो फिर आप स्टेट जो है वो निःशुल्क करवा दे। अब यहां पर इन सब चीजों को लेकर के संस्थागत संरचना को लेकर के बात कीजिए, और ये एक ऐसा स्लाइड है साथियों जहां से आपको प्रश्न बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। पहले भी प्रश्न यहां से पूछा गया है, क्या है ये, कुछ बातें यहां पर देख लीजिए, 2-3 पॉइंट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा पहले भी पूछा जा चुका है, 5 स्टार लगा दो आप इस टॉपिक को, और इसको फिर से तैयार करना है। भारत में विधिक सहायता का सर्वोच्च निकाय है ये। इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देखिए यहां पर क्या शब्द लिखा था, राष्ट्रीय, नेशनल, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए सर्वोच्च निकाय, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा स्टेट लेवल पे, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLS यानी कि जिला स्तर पर विधिक सहायता देने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये 3 को आप ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके रह सकते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबका उद्देश्य एक ही, लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे प्रश्न बनने के ज्यादा चांस रह सकते हैं। न्याय तक पहुंच जो है सुनिश्चित करने के लिए पहल 2023 के बाद की अगर बात देखा जाए, दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में विधिक सहायता को सुलभ बनाने की बात की गई, जिसके अंतर्गत 2-3 चीजों को लेकर चर्चा किया गया। एक है दिशा यानी कि डिजाइन इनोवेशन सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि होलिस्टिक एक्सेस की बात की गई है, सब तक कैसे सुलभ हो सके सही न्याय, उचित न्याय, उसकी बात की गई है। न्याय तक समग्र पहुंच सुनिश्चित करने का एक तरह से देखा जाए एक नवाचारी प्रयोग है। ये पूछा जा सकता है शॉर्ट में, प्रीलिम्स में, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा नालसा के विषय में पढ़ ले, चूंकि यहां से प्रश्न रहता है तो मैंने सोचा कि ये आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दे। हालांकि ये आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, चर्चा में रह सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की भूमिका क्या है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत यह कार्य करता है। तो पहला अगर स्टेटमेंट पूछा जाता है कि यह किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत वर्क करता है, उद्देश्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर जो विधिक सेवा ये देगा, कैसे लोगों को, वही पुरानी बातें, कमजोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, विधिक जागरूकता कार्यक्रम, कानूनी जागरूकता, लोक अदालत का आयोजन करना, सुलभ और त्वरित न्याय देना, प्राकृतिक सिद्धांत, न्याय के जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसको लागू करना, ये सारे काम किए जाएंगे इसके अंतर्गत। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्रता क्या है, निम्नलिखित व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र हैं, कौन कौन, महिलाएं और बच्चे, जो अनुसूचित जाति होंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के सदस्य होंगे, औद्योगिक कामगार भी, सामूहिक आपदा यानी कि कहीं बाढ़ आया हो, सूखा आया हो, भूकंप आया हो, औद्योगिक आपदा हो, इनसे जो पीड़ित हो सकते हैं ये भी। इसके अलावा जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, अक्षम है, अन्य दिव्यांग व्यक्ति भी,
संरक्षण गृह में रहने वाले लोग, किशोर गृह या मनोरोग अस्पताल के निरुद्ध व्यक्ति, मानव तस्करी या बेकार के पीड़ित यानी कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो सीमा की गई है, एक लिमिट किया गया है, उससे कम हो, यानी कि उच्चतम न्यायालय में मामले हेतु आय सीमा जो है वो 5 लाख से कम हो जाए, तब यहां पर बातें की गई है। ठीक है, चलिए अब लोक अदालत को लेकर के चर्चा करते हैं। नालसा समझ गए ना, चूंकि नालसा से प्रश्न रह सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, नालसा को हल्के में नहीं लेना है। लोक अदालत एक शब्द हमने पहले भी चर्चा किया था, अगर ध्यान रखें आप नालसा पढ़ते हुए, मैंने एक लाइन बोला था, लोक अदालत का आयोजन करना, यह भी एक काम नालसा का है। अब लोक अदालत क्या होता है, अदालत की बात तो हमने देखा। देखिए ये इसलिए अभी चर्चा है केरल को लेकर के। देश में केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू की। हम वैसे भी जानते हैं केरल जो है नए नए इनिशिएटिव लेने के लिए जाना जाता है, तो लोक अदालत के लिए केरल को लेकर के बात करेंगे। क्या केरल ने किया है, फिर से एक बार दोहरा लीजिए, ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा ये शुरू किया है ऑनलाइन। बाकी तो ऑफलाइन हर जगह हो ही रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन, चूंकि केरल जो है ना, आप देखेंगे ऑनलाइन में या साइंस टेक में, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो बाकी राज्यों की तुलना में आगे ही रहता है। तो इसीलिए फिर से एक बार ये चर्चा में रहा है। लोक अदालत के बारे में क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं कि यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र माना जाता है, और यह कार्य कैसे करेगा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, वही जो नालसा वगैरह के जरिए था, सांविधिक दर्जा इसको प्रदान किया गया है। वर्ष 2002 में इस अधिनियम में संशोधित करके लोकहित वाली सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतें गठित की गई है। क्या आया यहां पर टर्म, स्थायी। ये अदालतें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करती है। जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना नहीं है, आप समझ सकते हैं। नेचुरल जस्टिस जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसको लेकर के कुछ शक्तियों को लेकर के बात किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कहा गया कि लोक अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि CPC 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बाध्य नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है लोक अदालत का, ये ध्यान रखिएगा। इससे सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC 1908 के तहत दीवानी न्यायालय के समान ही शक्तियां प्राप्त की गई है। इसके निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, लोक अदालत में जो निर्णय आ गया वो अंतिम रूप से और बाध्य माना जाएगा। इसके निर्णय के खिलाफ यानी कि कोई अपील नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा लोक अदालत के संबंधित और मामले शामिल हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी न्यायालय में लंबित कोई भी मामला हो, कोई भी विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो और उसके न्यायालय में दायर किए जाने की संभावना हो, तो उसे भी लोक अदालत में लाया जा सकता है। इसके दायरे में आने वाले मामलों में प्रकृति, स्वतः वैवाहिक विवाह, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना के दावे, भूमि अधिग्रहण, ये सारे इशू आ सकता है। और जो एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछा जाएगा कि पहला लोक अदालत कहां आयोजित किया गया था, किस ईस्वी में। देखिए पहला लोक अदालत जो आयोजित किया गया था वह 1982 था, 1982 था। और यह जो आयोजित किया गया था यह गुजरात में एक जगह है जूनागढ़। ठीक है, तो जूनागढ़ लिख लीजिए, जूनागढ़ गुजरात 1982। ये एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। पिछले 4-5 साल में यूपीएससी ने पैटर्न शुरू कर लिया है, यानी कि तो एक स्टेटमेंट पूरी तरह से फैक्चुअल पूछ देगा जिस पर आप सोच ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा ये तो यूपीएससी पूछ ही नहीं सकता था, पीसीएस लेवल की बातें हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट वैसा रह जाएगा और वहां जाकर के गलती हो जाता है, क्योंकि वो आप पढ़ के नहीं जाते हैं। तो यहां पर ये चीजें कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आखिरी यहां पर चलते हैं आज E0 FIR। अब 0 FIR के विषय में आप सबने पढ़ा था, है ना। अभी आऊंगा, हालांकि मैं E0 और 0 FIR दोनों बताऊंगा। E0 FIR और यहां पर 0 FIR, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है इसको समझना पड़ेगा। और E0 FIR फिलहाल चर्चा में कैसे आया इसको देखना पड़ेगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है उसने एक नई E0 FIR पहल की शुरुआत की है। किसने की है, रिपीट कीजिए, गृह मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। और उसका कौन सा केंद्र है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको I4C भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे, ये 14 नहीं है, I है। ठीक है, तो अगर इस तरह से भी आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब जरा यहां पर आगे बढ़ते हैं, E0 FIR के विषय में समझते हैं। प्रायोगिक तौर पर इसे दिल्ली में प्रायोगिक परियोजना यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने का तात्पर्य यह होता है कि किसी चीज को शुरू किया जाए, यदि वो काम सफल होता है तो उस पर आगे भी काम किया जाएगा। ठीक, उद्देश्य क्या है,
साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतों को दर्ज करना आसान बनाना और उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना। देखिए, समय के साथ आपको अपने कानून में अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि आज निश्चित तौर पर बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर ध्यान भी देना पड़ेगा। अब इन सब चीजों को लेकर के एक लिमिट भी लगा दिया है सरकार ने। यदि कोई शिकायतकर्ता राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि एनसीआरपी, ये सुना है आपने, एनसीआरपी भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि अगर आप कहेंगे तो मैं लास्ट में बहुत सारे शब्दावली को लेकर के आ जाऊंगा, एक लेक्चर बना दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी, या हेल्पलाइन नंबर इसका आता है, वो भी लिख देता हूं 1930। ये हेल्पलाइन नंबर है, ये 1930 नहीं लिख रहा हूं मैं, 1930। इस पर 10 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय नुकसान का रिपोर्ट करता है तो स्वतः रूप से एक 0 एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्लियर है मामला, समझे? यह दिल्ली के ई क्राइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड होगी, दिल्ली के। इसके बाद यह एफआईआर संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस थाने को तत्काल भेज दी जाएगी, यानी कि कहीं के रहे लेकिन दिल्ली का जो ई क्राइम पुलिस स्टेशन है वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर उस जगह पर भेजा जाएगा। क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ? दिल्ली में। अब समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? शिकायतकर्ता को 3 दिन के भीतर अपने नजदीकी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में जाकर इस 0 एफआईआर को नियमित एफआईआर में परिवर्तन करवाना होगा। यानी कि आपको छूट दिया जा रहा है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन आपके लिए भी है। तो क्या होगा, इसको क्या कर लेना है, एफआईआर में कन्वर्ट करवा लेना है 0 एफआईआर को। अब यहां पर चलते हैं, जरा बात करते हैं 0 एफआईआर फिर क्या है, क्योंकि हमने 0 एफआईआर बात कर लिया। 0 एफआईआर क्या है? 0 एफआईआर किसी भी पुलिस थाने में अपराध की क्षेत्राधिकार सीमा की परवाह किए बिना एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था। क्या मतलब हुआ इसका, समझिए। यानी कि आप पटना के रहने वाले हैं, ठीक है, और आप घूमने गए हैं शिमला, ठीक है, और किसी तरह की घटना हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है और वो आता है पटना पुलिस के अंतर्गत, है ना, यानी कि एरिया इसका होना चाहिए था, आपको एफआईआर वहीं हो सकता था, लेकिन चूंकि आप बाहर हैं, आप तुरंत वहां जाके एफआईआर नहीं करा सकते हैं। इस कंडीशन में आप 0 एफआईआर कराइए। आप वहां जो शिमला गए हैं तो शिमला में ही एफआईआर करवा लीजिए, ठीक है, यानी कि क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर होगा, वो शिमला पुलिस के सीमा में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वहां होगा और उसे जो है बाद में एक कह सकते हैं कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या होगा कि वो शिमला पुलिस के क्षेत्र में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वहां पर अपराध को दर्ज करने के लिए तत्काल एक सुविधा दिया गया है। तो ये 0 एफआईआर के अंतर्गत आता है। 0 एफआईआर का प्रावधान जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531A के तहत किया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और 2012 के निर्भया केस जो हुआ था, उस निर्भया केस के बाद स्थापित जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर इसे जो है लागू किया गया है। तो 0 एफआईआर बहुत चर्चा में रहा है, संभव है कि यहां से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो 0 एफआईआर और E0 एफआईआर, इस दोनों पर नजर रखिएगा, दोनों को सही से ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि जुडिशियरी से संबंधित जितने चीजें हैं न्यायिक सेवा से, वो हमने देख लिया। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा हो सकता है कुछ 1-2 टॉपिक और रह जाए। अगर आपको लगता है कि वो भी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम अलग से सेपरेट लेक्चर ले आएंगे, उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक अगर आप जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज पारी समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है। थैंक यू वेरी मच।